डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज। इसको डेवलपमेंट एंड मैं इशूज से इसलिए कह रहा कि कुछ आर्थिक पहलू है, हालांकि इसे आप सोशल सिक्योरिटी से भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल इशूज से भी देख सकते हैं, और उसमें वो मामले भी हैं। अभी आएंगे, हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर कोई पुराना बच्चा होगा तो 6-7 महीने पहले, जनवरी का ही मामला था, मैंने एक गिनी गुणांक से एक बताया था कि एक आंकड़ा आया था, ये बताया जा रहा है कि भारत में असमानता कम हो रही है। वो एक सर्वे था, भारत में ही किया गया सर्वे था, उसने बताया था कि भारत में असमानता कम हो रही है। अभी एक विश्व बैंक का एक सर्वे आया है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत दुनिया का चौथा देश है समानता के मामले में। यानी दुनिया के बहुत सारे देश हैं, आप जान ही रहे हैं, सोर्सेस जो है 192, 93, 94 देश हैं, उनमें से भारत चौथे स्थान पे आता है जहां पे समानता सबसे ज्यादा है। यानी 1, 2, 3 के बाद चौथे स्थान पे। अब ये प्रश्न है कि इसको नापेंगे कैसे, समानता को नापने का क्या अर्थ है? तो समानता को नापने का एक है कि असमानता से नापा जाता है कि कहां पे असमानता कितनी कम है। और असमानता के नापने के वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अर्थशास्त्र में प्रयोग किया जाता है वो गिनी गुणांक या जीनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। और ये देखा जाता है कि जिस देश में जितनी गिनी गुणांक जितना कम होगा, उस देश में असमानता उतनी कम होगी, और उस देश में जितनी ज्यादा असमानता कम होगी यानी कि वहां पे समानता अधिक होगी। अभी हाल फिलहाल में 2, 3, 4 रिपोर्टें आई हैं विश्व बैंक की, IMF की मिला के, जिसको लेकर निश्चित रूप से भारत अपनी पीठ थपथपा सकता है। क्या क्या रिपोर्ट आई है? एक तो IMF का रिपोर्ट था जिसमें यह माना गया कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित होता देश है। ठीक है, अभी फिलहाल जो है 6.5% का माना जा रहा है, 6 से 6.5%। और ये देखा जाए तो जहां पे दुनिया के और सारे देशों की स्थिति खराब है, तो कुछ छोटे देशों की नहीं, बड़ी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो भारत सबसे तेजी से विकसित होता देश है। यानी हमारी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। साथ ही साथ GDP के आधार पे डॉलर टर्म में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। देखा जाए तो ये दोनों ही बहुत बड़ी चीज है किसी भी देश के लोगों को खुश होने के, किसी भी सरकार को अपना पीठ थपथपाने को लेकर। लेकिन हो सकता है कि इन दोनों स्थितियों के बावजूद भी देश के आम लोगों का जनजीवन बेहतर ना हो। यही बात कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रोथ है तो जॉबलेस ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। के शेप ग्रोथ की बात करते हैं। मैं जो भी बात करते हैं वो बता रहा हूं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, के शेप ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, जाहिर सी बात है। एक उदाहरण देख लेते हैं, इसको कैसे कहा जा सकता है। सपोज दैट किसी देश में 10 लोग हैं, ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, उनकी आय तेजी से बढ़ रही है। 10 लोग मिलके, पैसे देखिए कि 10 लोग मिलके 1000 रुपए का GDP जनरेट कर रहे हैं, और वो हर साल 10% के दर से बढ़ रहा है। यानी 1000 रुपए, 100 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है। अब 100 रुपए अगर 10 लोग हैं तो 10-10 रुपए भी हर किसी से बढ़ सकता है। या हो सकता है कि जो 1-2 लोग हों, उनकी प्रॉपर्टी या उनका जो GDP में योगदान हो, उनकी हैसियत हो, वो 500 रुपए कोई कमा रहा हो, कोई 400 रुपए कमा रहा हो, 900 रुपए 2 लोग हो गए, बाकी 8 लोग जो है 100 रुपए में हो गए। और ग्रोथ रेट के रूप में देखा जाए तो 100 रुपए उन्हीं 1 या 2 से हो गए, बाकी सारे ऐसे ही रह गए, किसी की तो घट भी गई। तो ये भी स्थिति हो सकती है। छोटे उदाहरण पे इसलिए दिखा रहा हूं कि वो औसत है, ये भी एक औसत है।
तो औसत की वजह से ये कहा नहीं जा सकता है कि सभी की स्थिति बढ़िया हो, लेकिन ठीक है, फिर भी यह है कि तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है। और यह भी एक बात है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसको लेकर खुश हो सकते हैं कि हम खुश हो सकते हैं कि $4 ट्रिलियन से ऊपर हो गई है, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। देखा जाए तो खुश होने की बात है, क्योंकि एक $4 ट्रिलियन कम नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि बाकी 3 घट गए हों, आप बढ़ गए हों, यहां की स्थिति हो सकती है। तो इस तरह की चीजें लोग कहते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, आप चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए हैं, 6.5% की दर से विकास दर हो रहा है, लेकिन भारत में एक तो प्रति व्यक्ति आय कम है। अब लो, प्रति व्यक्ति आय आ गई, पर कैपिटा इनकम कम है। एक तर्क यह दिया जाता है, और कहा दिया जाता है कि भारत में गरीबी है, और तीसरा कहा जाता है, जो सबसे बड़ा आरोप लगता है, कि भारत में असमानता है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और गरीब हो रहा है, और हमारे यहां पे असमानता बढ़ रही है। ये कुछ आरोप लगा के इन दो चीजों को कम करने की बात की जाती रही है। होता भी रहा है, अक्सर देखा गया है कि जब तेजी से अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं तो जो है असमानता बढ़ जाती है, क्योंकि जो सक्षम होता है वो ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है, जो कमजोर होता है वो कमजोर हो सकता है, कई केसेस ग्रोथ भी आ सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में जैसे ये वाला भी बात आईएमएफ ने कहा, ये वाला भी बात आईएमएफ ने कहा, ये उसी से ये भी निकल गया कि आईएमएफ ने कहा कि कम है, बात ठीक है, हमारी आबादी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आबादी है तो भाग दोगे तो कम आ जा रहा है, निम्न आय वाला वर्ग वाला देश आ रहा है। इसे तो विश्व बैंक ने भी इसे कहा है। लेकिन विश्व बैंक ने हाल फिलहाल में 2 रिपोर्ट प्रकाशित की है। एक तो मैंने पहले पढ़ा दिया था, एक अभी आज पढ़ा रहा हूं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत का विकास एक न्यायपूर्ण विकास हो रहा है। ठीक है, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन भारत का विकास विश्व बैंक के अनुसार एक न्यायपूर्ण विकास की तरफ चल रही। कमियां हैं, बहुत लिगेसी कमियां हैं। वो एक रिपोर्ट ये कह रहा है कि भारत में गरीबी कम हो रही है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें विश्व बैंक ने कहा कि $3.3 का जो वो है, 3.13 या $3.3 की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है, जिसको उसने चेंज किया, उसके बावजूद भी भारत में अति गरीबी दर सिर्फ 5% रह गई है। और पिछले 10-12 सालों में भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है। ठीक है, एक तो ये बात आई थी। फिर भी लोग कह सकते हैं कि असमानता बढ़ गई है। ठीक है, गरीबी लोग सरकार की योजनाओं से गरीब लोग गरीबी रेखा से, एक्सट्रीम गरीबी से बाहर आ रहे हैं, लेकिन अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है। एक कमी तो रही जा रही थी, जो सबसे बड़ी आलोचना की जाती है असमानता, कि असमानता बढ़ रही है। खासतौर से जो मार्क्सवादी विचारक हैं, अर्थशास्त्री या जो लोग, वो ये आलोचना करते हैं। लेकिन विश्व बैंक की एक और रिपोर्ट हाल फिलहाल में आई है, जो दुनिया भर में समानता के इंडेक्स को निकाली है, जिसमें भारत चौथे स्थान पे है। भारत के आगे सिर्फ 3 देश हैं, बेलारूस है, स्लोवाक गणराज्य है, स्लोवाकिया है और बेलारूस है। बाकी भारत है, और बाकी के जो G7 और G20 देश है, उनसे समानता के मामले में भारत बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी कि अब ये भी हमारे लिए है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हम सबसे तेजी से विकसित देश हो रहे हैं, और साथ ही साथ हम बहुत तेजी से असमानता को भी कम कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? विश्व बैंक कह रहा है। और पर्यावरण वाले देखेंगे तो पर्यावरण के संदर्भ में भी हमारा जो पिछले 2 साल पहले की रिपोर्ट थी कि हम दुनिया की जो भी बेहतरीन अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें हम सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर की 3 तो छोड़ दिया था, एक देश हमसे ऊपर था, 5वें स्थान पे था पर्यावरण को लेके। तो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में जो भारत विकास कर रहा है
वो न केवल तेज विकास कर रहा है बल्कि समावेशी विकास कर रहा है, समानता समता पूर्वक विकास कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जो संविधान में जो समाजवादी वाली पहलू है, हालांकि उसकी आलोचना हो रही है कि उसको समाजवाद का अर्थ होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का उन्मूलन होता है या पब्लिक की जो पैसे वाले हैं उनसे छीन के दूसरों को बांट देने वाली बात होती है, जो रॉबिन हुड थ्योरी होती है। उसको लेकर जब रॉबिन हुड थ्योरी चुनाव के समय आई थी कि न्याय योजना आई थी कि हम अमीरों से लेके गरीबों को बांटेंगे, तब मैंने एक बात बताई थी कि कोई भी देश, समानता एक बड़ी अच्छी चीज होती है। समानता या समता, जो भी नॉर्मल टर्म में, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन नॉर्मल टर्म में आप जो भी ले लें, हम यहां पे इक्वालिटी कर रहे हैं, ठीक है। ये है, इसमें क्या होता है कि लोगों और लोगों के बीच में भेदभाव न्यूनतम हो, बिल्कुल ना हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन न्यूनतम अंतर हो। बिल्कुल अंतर समाप्त नहीं हो सकता है क्योंकि लोग नेचर के वाइज, क्षमता वाइज, अनेक चीजों से कुछ न कुछ अंतर बना होता है, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट आप किसी को इक्वल नहीं कर सकता। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है कि लोगों के बीच, लोगों के मध्य अंतर न्यूनतम हो। यानी अब इसमें कौन सा अंतर? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये सारे जो लक्ष्य हैं ये अंतर न्यूनतम हो। ना हो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो यूटोपियन समाज है, मार्क्सवादी वादा करते हैं लेकिन कहीं हो नहीं पाया। कम से कम हो। अब ये न्यूनतम अंतर दो तरीके से हो सकता है, जो मेरा मानना है, बाकी और भी तरीके से हो सकता है, लेकिन दो तरीके से हो सकती है समानता। एक समानता को कह सकते हो गरीबी की समानता, और एक होती है संपन्नता की समानता। जैसे दो भाई हैं, भाइयों में तो बराबरी होनी चाहिए। एक भाई 100 रुपए कमा रहा है, एक भाई 10 रुपए कमा रहा है, अंतर है। अंतर का एक तरीका यह होता है कि 100 रुपए वाले से 100 रुपए लो और 10 वाले से 10 लो, दोनों को मिलाओ, 110 हो गया, 55 आधा होता है तो 45 रुपए 10 वाले को दे दो उससे लेके, और ये बराबर लगेगा। और देखने में बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा समाज है कि बिल्कुल बराबरी है दोनों भाइयों में। लेकिन अब देखो कि कोई एक व्यक्ति मेहनत करके 100 रुपए कमा रहा है, कोई एक व्यक्ति मेहनत करके 10 रुपए कमा रहा है। हो सकता है कि परिस्थितियां हों, लेकिन सब कुछ परिस्थितियां ही तो नहीं होती हैं। अब उसको लगता है कि यार हम 100 रुपए कमाए, हमारा तो 45 रुपए तो चला गया, वो 10 रुपए कमाया उसको 55 मिला, हम 100 कमाए हमको 55 मिला। यानी कि ज्यादा कमाने से कोई फायदा नहीं है, कम कमाओ और खुश रहो। ऐसे में क्या होगा कि जो 100 रुपए कमाने वाला है वो अपनी कमाई को क्या कर देगा, 40 कर देगा। सोचता है चलो जब अपना कमाया जाता है तो थोड़ा कष्ट होता है, चलो भाई का तो बहुत करीबी रिश्ता होता है तब भी। तो एक समानता ये हो सकती है कि आप जब रॉबिन हुड की वाली व्यवस्था की उठा के बांट के डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी वाली आती है ना कि लोगों से लेकर बांट दो, ठीक है, जो इनकम टैक्स आदि होती है वो कुछ थोड़ा बहुत करता है। लेकिन जब बिल्कुल एक्सट्रीम करते हो कि बिल्कुल लेकर और अब मुकेश अंबानी से उनका सब ले लेंगे और जो सबसे न्यूनतम होगा बांट देंगे, फिर मुकेश अंबानी कमाए फिर उनसे ले लेंगे और सिर्फ बांट देंगे, कहने की चीजें होती हैं। अगर आप ऐसा करने लगोगे तो जो व्यवस्था हो जाएगी वो गरीबी की समानता हो जाएगी, सभी भूखे नंगे हो जाएंगे बराबर एकदम, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है, जैसे कि अर्जेंटीना में हो गया था, जैसे क्यूबा में हो गया था। ऐसे ही भूखे नंगों की समानता बड़ी बढ़िया से दिखाई देने लगती है जब इस पे बहुत ज्यादा बल होने लगता है कि जबरदस्ती रॉबिन हुड की तरह ले। दूसरी ये हो सकती है कि संपन्नता की समानता हो। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो कमजोर है वो अमीर बने, वो संपन्न बने, वो इन्फ्लुएंशियल बने। हाँ, उसके लिए हमें राज्य की सहयोग की जरूरत पड़ती है और ये चीजें प्राप्त होती है संपन्नता की समानता। 2-3 शर्तें हैं। एक तो कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। राज्य कैसा होना चाहिए?
कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। यानी सरकार लोगों के हितों में सबका कल्याण और सबकी जो है सभी क्षेत्रों में कल्याण की भावना रखती हो। लोकतंत्र होना चाहिए, यानी सक्षम लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, पहला। दूसरा, लोकतंत्र, सक्षम लोकतंत्र, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ताकि विपक्षी दल है वो लगातार कहते रहे कि असमानता बढ़ रही है, ये हो रही है, सरकार विकास कर रही है, ताकि सरकार अपने इस लक्ष्य को न भूले। साथ ही साथ एक प्रतिस्पर्धी बाजार इकोनॉमी भी होनी चाहिए। अभी तक जितना भी आप देखेंगे, इसको बड़ा पे आप थोड़ा लिख लीजिएगा, संपन्नता की समानता के लिए ये तीन चीज होनी चाहिए, तभी हो सकता है। बाकी और जैसे लोग कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में कि जो है समाजवादी व्यवस्था बढ़िया है, उसमें समानता के तो लिए बल है, लेकिन संपन्नता के लिए उस पर बहुत ज्यादा बल नहीं है। मार्केट इकोनॉमी, प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था, उसमें क्या है कि संपन्नता के लिए बात है लेकिन समानता के लिए बात है नहीं। जहां पे ये तीनों चीजें हो सकती हैं, लोकतंत्र, वाइब्रेंट लोकतंत्र हो, वेलफेयर स्टेट की बात हो, और वाइब्रेंट लोकतंत्र ये है कि उसमें मजबूत विपक्ष भी हो, एनजीओज भी हो, मजबूत कोर्ट भी हो, यानी जैसा हमारे यहां पे है, खूब बढ़िया सरकार को सोने न दे। आलोचना कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मुझे पता है, गलत और सही वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। किसी भी सरकार कोई भी हो सकती है, विपक्ष कोई भी हो सकता है। इससे क्या है कि सरकार अपने इस लक्ष्य को न भूले, केवल इसी के चकाचौंध में कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था या हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, इसी में न खुश हो जाए, उसका काम उसे पता रहे कि मेन काम यही है, वेलफेयर स्टेट, भारत को विकसित राज्य बनाना है। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो संपन्नता के साथ साथ समानता आएगी, और वो समानता असली समानता होगी, क्योंकि वह गरीब से गरीब वर्गों के भी जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाली होगी, न कि अमीर के जीवन को, अमीरी या अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाली होगी। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं कि कई बार हमारे सोच को थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, और यही सारी बातें, ये सारे प्रावधान इस समय भारत के में दिखाई दे रही है। एक जो सरकार है उसने अपना वेलफेयर स्टेट की बात करती है, वेलफेयर स्टेट पहले भी है, उसने अपना लक्ष्य भी रख लिया है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो प्रतिस्पर्धी बाजार पे है, बाजार को मौका दे रही है, निजी क्षेत्र को मौका दे रही है, निवेश कर रही है कि वो अर्थव्यवस्था को भी तेजी से विकसित करे, ताकि वो जो अर्थव्यवस्था का फल है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके, जिसका बंटवारा राज्य कर सके। और इसके लिए एक बेहतर लोकतांत्रिक प्रणाली चाहिए, जो कि भारत में है। मैं इस समय कह सकता हूं कि भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, चाहे आप उसमें पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिला के हैं, चाहे आप उसकी कुछ भी कमियां कहिए, लेकिन दुनिया के जो बहुत सारे विकसित देश हैं, उनके यहां से बेहतर हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है। ठीक है, जैसे हमारे यहां पे कहने को हम विकासशील देश हैं, सत्ता में अगर राजनीतिक दल भले कहें ईवीएम खराब है, ये खराब है, वो खराब है, लेकिन अगर सत्ता से हट जाते हैं तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता बदल जाती है। ठीक है, कई सारे राज्यों में बदलाव हुआ है, सत्ता बदल जाती है और उसको एक्सेप्टेंस भी हो जाती है। बातों में चाहे जो हो, अपने दिल को भरोसा देने के लिए, लेकिन राजनेता और राजनीतिक दल जानते हैं कि हम हार चुके हैं और उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कि यानी सत्ता का परिवर्तन चुनाव प्रणाली के जरिए होता है। ट्रंप के समय देख लीजिए क्या हुआ था अमेरिका में, अभी क्या चुनाव के समय अमेरिका में क्या हो रहा था। यूरोपीय देशों में जो कहते हैं दुनिया को लोकतंत्र सिखाते हैं, उनके यहां भी कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे दक्षिणपंथी पार्टी चुनाव जीत रही थी, तो वहां का सुप्रीम कोर्ट ने उसकी चुनाव को ही रद्द कर दिया। उस चुनाव राजनीतिक दल पे ही रोक लगा दी गई।
यानी कि कुल मिला के एक पर्टिकुलर विचारधारा। ये तो लोकतंत्र का, अभी तो लोकतंत्र के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताई, ये तो लोकतंत्र, वाइब्रेंट लोकतंत्र का हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि फिर वो अगर आप एक पर्टिकुलर विचारधारा, पक्ष या विपक्ष कोई भी हो, आप उसकी आवाज दबाने लगेंगे या उसको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर ये खत्म हुआ ना, तो फिर ये आ जाएगा, फिर ये नेपथ्य में चला जाता है, क्योंकि चकाचौंध में फिर शायद दिखाई नहीं देता है। तो भारत की ये बेहतरी है कि भारत के पास एक जो संपन्नता की समानता लाने वाली, मेरे अनुसार, मेरा अपना मानना है कि संपन्नता की समानता लाने की जो परिस्थितियां हैं वो उपलब्ध हैं। हमारे पास एक बेहतर, सुधार करने की जरूरत है आर्थिक क्षेत्र के कई सारे क्षेत्रों में, रिफॉर्म जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म है, लैंड है, लेबर है, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था है, हमारे पास वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और वेलफेयर स्टेट बेहतर रूप से संविधान में ही वो पनपा हुआ है। यही बात जब भी समाजवाद वाली बात की जो हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि हमारे यहाँ जो समाजवाद है उसका अर्थ है वेलफेयर स्टेट। इसके सिवाय वेलफेयर स्टेट मतलब समानता लानी है, लोक कल्याण कार्य करना है, न कि नेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के साथ अब इस रिपोर्ट का हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस विश्व बैंक की यह रिपोर्ट कह रही है कि भारत गिनी सूचकांक पर 25.5 के स्कोर के साथ आय समानता में वैश्विक स्तर पे चौथे स्थान पे है। यानी न हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि दुनिया की चौथी सबसे समान अर्थव्यवस्था है। हमसे आगे स्लोवाक गणराज्य है 24.1, स्लोवेनिया है 24.3, बेलारूस है 24.4, इसके बाद हम ही हैं। और भारत के आकार को देखो, 140 करोड़ से ज्यादा के लोग हैं, वहां पे हम जो है इतनी अच्छा गिनी गुणांक कर रहे हैं, ये हमारे लिए बेहतर है। इसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो संतुलन है, ये जो समानता आ रही है, इसको प्राप्त करने में भारत की प्रगति गरीबी को कम करने और वित्तीय पहुंच का विस्तार करने पर केंद्रित लक्षित सामाजिक नीतियों के साथ निरंतर आर्थिक विकास का परिणाम है। यानी गरीबी भी कम करना है, वित्तीय पहुंच का विस्तार करना है, साथ ही साथ ऐसी सामाजिक नीति लानी है जो निरंतर आर्थिक विकास के साथ जुड़ी हुई हो। यानी वो तीनों पहलू याद रखिएगा, उसी के साथ साथ चल रहा है, जिसके कारण ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। गिनी गुणांक क्या होता है? गिनी इंडेक्स जो होती है वो एक तरह से असमानता को नापने का एक तरीका होता है, जिसमें व्यक्तियों या परिवारों के बीच आय या उपभोग का वितरण किस हद तक पूरी तरह से समान वितरण से विचलित होता है, वो होता है। जैसे देखिए, इसमें एक लाइन होती है, सबसे बेहतर व्यवस्था क्या है कि जितने जैसे लोग बढ़ते जाएं, वैसे वैसे आय जो है उनकी संपत्ति भी बढ़ती जाए। तो अब यहां से बढ़ते जैसे बढ़ रहा है, पर्टिकुलर ऐसे सीधी लाइन में चली जाए, तो ये सबसे बेहतर स्थिति होती है। लेकिन ये ऐसी जो है सबसे बेहतर स्थिति ऐसी तो स्वप्न लोक में ही होती है, व्यवहारिक धरातल पे नहीं होती है। होता क्या है, जो वास्तविक अंतर होता है वो ये होता है, एक लारेंज कर्व होता है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि जो निचले पायदान पे लोग होते हैं, जब उनकी संख्या बढ़ने के साथ उनका क्यूमुलेटिव या सकल जो पूंजी है वो क्या होता है। और ये जो इनके बीच का जो अंतर होता है ना, पूर्ण समान अर्थ व्यवस्था से जो अंतर दिखाई देती है, इसे ही गिनी कोफिशिएंट कहा जाता है। और इसके जरिए देशों के में समानता की या असमानता की स्थिति निकालते हैं। जीरो होना परफेक्ट समान की व्यवस्था होती है, यानी ये बिल्कुल ये रेखा बिल्कुल इसके बराबर हो जाए तो बिल्कुल समान स्थिति है, और ये बिल्कुल ऐसे हो जाए तो बिल्कुल असमान स्थिति है। यानी गिनी गुणांक 1 होना या 100% होना बिल्कुल असमान स्थिति है, यानी एक ही व्यक्ति के पास सारी संपत्ति केंद्रित हो गई है। गिनी गुणांक 0 होना मतलब सभी के पास सब बराबर संपत्ति है। ये दोनों काल्पनिक अवस्था होती है। अवस्थाएं इसके साथ साथ जो है कमोवेश रूप से इसके बीच के ही स्थिति में देखी जाती है। हाँ, एक चीज है, गिनी गुणांक जितना कम होगा उस देश में असमानता उतनी कम होगी। लेकिन फिर मैंने कहा, सिर्फ गिनी गुणांक कम रहने से आप बेहतर स्थिति को नहीं देखिएगा, उसके साथ यह भी देखना है कि अगर आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, मतलब देश की जीडीपी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, गरीबी कम हो रही है, और फिर उसके बाद अगर असमानता कम हो रही है, तो यह सबसे बेहतरीन आर्थिक संकेतक माना जा सकता है। आप कुछ लोग कहेंगे कि सर ये कमी वो छोड़ो,
आप किसी भी देश की बेहतरी को देखना हो तो सबसे पहले देखा जाता है कि क्या उसकी जीडीपी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, बढ़ रही है। क्या उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। क्या उसकी गरीबी कम हो रही है, कम हो रही है। क्या आय का असमानता कम हो रही है, कम हो रही है। ये एक तरह से मोस्ट फेवरेबल स्थिति मानी जाती है किसी भी देश के समावेशी विकास को लेकर। वो सारी चीजें हमारे यहां पे देखी जा रही है। अन्य देशों से अगर तुलना किया जाए तो गिनी इंडेक्स में चीन की जो स्थिति है वो 35.7 है। माओवादी देश है ना, वहां तो बिल्कुल समान व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वहां पे गिनी गुणांक 35.7 है। संयुक्त राज्य अमेरिका 31.8। एक बाजार अर्थव्यवस्था के दोनों लेकिन अंतर रखता है। G7 जो देश है उनसे भी भारत का बेहतर प्रदर्शन है, और देखा जाए तो भारत मध्यम रूप से कम असमानता ब्रैकेट पे है, 25 से 30 का वाला जो है, और देखा जाए भारत का क्या 25.1, यानी बिल्कुल उसके करीब है। बहुत जल्दी वो कम असमानता वाली स्थिति में पहुंच जाएगा, और मध्यम रूप से असमानता वाले में भी केवल 30 देश हैं, और जो बाकी के देश हैं जो अन्य इंडिकेटर्स में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के अन्य इंडिकेटर में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उनके साथ भारत स्थित है। जैसे फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, यूएई, पोलैंड, इन तरह के देशों के साथ समानता के मामले में भारत स्थित है। ये एक बेहतर चीजें हो सकती है। बाकी बुराई करने वाले दुर्वासा की तो बुराई को आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए भारत का जो स्कोर है 25.3, वो 2011 के 28.8 का था, तब से काफी कम हुआ है। और कैसे कम हुआ है? भारत में गरीबी में भी कमी आई है समानता को बढ़ाने के लिए। देखिए अभी विश्व बैंक का ही आंकड़ा आया था कि पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारत ने गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है। और इसमें जो समावेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकार की प्रमुख योजनाएं चल रही है, जो सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास को साथ लेके चल रही है, उसका योगदान है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये क्या करता है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, वित्तीय बैंकिंग खाते, बैंकिंग सर्विसेज के साथ जुड़ाव रखता है। वर्तमान में 556.9 मिलियन यानी 55 करोड़ 69 लाख बैंक अकाउंट खोले गए हैं इसके तहत पिछले 11 वर्षों में, जिससे क्या हुआ? फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। आधार योजना, 142 करोड़ लोगों का आधार बना है। आधार क्या है? आधार देखा जाए तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेस है, जिसके तहत हम लोगों की पहचान सुनिश्चित करते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए आधार योजना, फिर इसीलिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बैंक अकाउंट हो गया, आधार हो गया। जब इसको जोड़ के जो सरकार की योजनाएं हैं वाकई में जिनके पास पहुंचनी चाहिए थी, जब उन तक पहुंचा, तो पहले तो जिनके साथ पहुंचना चाहिए था, एक पहले कहावत थी ना कि 100 रुपए चलता है तो 15 पैसे पहुंचता, 1 रुपए चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। अब 1 रुपए दिल्ली से चलता है तो 1 रुपए ही अकाउंट में जाता है। कैसे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। एक तो एक हुआ कि जो एलिजिबल लोग थे, उनको, जरूरतमंद लोग थे या जो योग्य लोग थे, उनको सही योजनाओं का लाभ मिलने लगा। और जो अनुपयोगी लोग थे, जो गलत लोग थे, बेकार, जो सही मतलब जो फर्जी लोग थे, जो घोस्ट अकाउंट्स थे, उनको हटाने में मदद मिली है। और इससे 3,48,000 करोड़ रुपए का बचत हुआ है। अब बचत का क्या होगा? सरकार क्या जो बचेगा तो सरकार और ज्यादा खर्च कर सकती है। साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना लाया गया था। मैं बहुत पहले पढ़ता था, एक बात कही जाती थी कि गरीब, जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल निम्न मध्यम आय वर्ग में हैं, एक गंभीर बीमारी और बेचारे गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे। एक बहुत बड़ी समस्या थी स्वास्थ्य की समस्या, स्वास्थ्य पे होने वाला एक कह सकते हो कि विनाशक खर्च। सरकार ने उसके लिए आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ कार्ड लाया, और उसमें जो उसका क्राइटेरिया तय किया, उसके लिए जो पात्रता तय की, वो नीचे से 40% सबसे गरीब लोग उसके पात्र हो गए। बाद में 70 वर्ष तक, अभी इस चुनाव के बाद 70 वर्ष तक बुजुर्ग भी उसमें शामिल कर लिए गए। इसमें देखा जाए तो प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर, 41.34 मिलियन से अधिक कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और ये संख्या 55 करोड़, अब तो 70 करोड़ से ज्यादा लगभग पहुंच गई है
जो है 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं जो वो स्वास्थ्य संकट के कारण, गंभीर स्वास्थ्य संकट के कारण गरीबी में चले जाते थे लोग, उससे बचाव हो रहा है। तो स्वास्थ्य का खर्चा बच रहा है। साथ ही साथ स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत सरकार 2,75,000 SC/ST महिला उद्यमियों को 62,800 करोड़ से अधिक रुपए का ऋण दे रही है उनको काम करने के लिए। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगातार मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिससे उनको अपने खाद्यान्न का खर्च बच रहा है, जिसका इस्तेमाल वो अन्य खर्चों पर वो कर रहे हैं। साथ ही साथ पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाएं हैं जो कि पारंपरिक कारीगरों को ऋण, टूल किट आदि देके उनका जो है अपलिफ्टमेंट कर रहा है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं उनके स्थिति में सुधार से है। बहुत भी है, स्वनिधि है, पीएम स्वनिधि योजना है जिसमें रेडी पटरी वालों के लिए है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं सरकार लागू कर रही है। अब इतने बड़े पैमाने पर सरकार खर्च कर कैसे पा रही है? क्योंकि सरकार को टैक्स के रूप में काफी पैसा आ रहा है। कहां से आ रहा है? कर्ज ले रही है? नहीं, टैक्स के रूप में काफी पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकसित हो रही है। तो हमें जो वही लक्ष्य, तेज एक प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, वो चीजें हो रही है। और उसके साथ साथ सरकार जो है अपना एक वेलफेयर स्टेट चला रही है, और वो चलाने के लिए उसको बार बार प्रेरित कर रही है हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो देखिए, कुल मिला के जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं जो देश को बड़ी तेजी से समावेशी या ऑप्टिमम लेवल के विकास के रूप में ले जा रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और नहीं कह रहा, ये विश्व बैंक और IMF की जो कई सारी रिपोर्टें हैं उसको कह रही है। अब कोई और राजनीतिक दल या दूसरे विचारधारा का होगा, वो कहेगा अरे फला जो है रिपोर्ट आई है, गरीबी हंगर रिपोर्ट, 2,000-4,000 लोगों के वो जो एक माइंडसेट है, एक मार्क्सवादी विचारधारा, लेफ्ट वाली विचारधारा के आधारित कोई बहुत सारे निजी संगठन हैं, वो सब एनजीओ करती रहती हैं देश को, हमारे देश या हमारे नहीं विकासशील देशों को डिमीन करने की उनकी योजना है। बाकी जो रेप्यूटेड संस्थाएं हैं वो वाकई में बता रही हैं कि भारत न केवल तेजी से विकसित हो रहा है बल्कि सही तरीके से विकसित हो रहा है। सही तरीके से मतलब क्या है? गरीबी भी कम हो रही है और असमानता भी कम हो रही है, यानी विकास का फल ज्यादातर लोगों को मिल रहा है। अब इससे में ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि सभी को मिल रहा है ना, मिल रहा है, ज्यादातर लोगों को मिल रहा है। ठीक है। अब कोई कहेगा कि इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टॉप 1% के पास 40% संपत्ति है। अरे भाई, अब आपको क्या कहा जाए, ये होता है। ठीक है, आप टॉप 1% नहीं, जो 1% जाएंगे तो उसके पास और संपत्ति होगी। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन है, ये एक तरह से ना सर्वाइवल ऑफ द फिट, ये नेचर में होता है। आप, मैंने कहा ना, बता दिया समानता को कि एक गरीबी की समानता में जाके ही आप पूरी तरह से समानता, अमीरी की या संपन्नता की समानता में वो रहेगा। जितना ज्यादा बेहतर हो सके, जितना ज्यादा असमानता कम हो सके, जो असमानताएं हटाई जा सकती हैं, उन असमानताओं को हटाने का काम आप कर सकते हैं, यानी न्यूनतम स्तर पर असमानता लाने को। पूर्ण असमानता तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि कल्पना लोक में ही हो सकता है, तो वो समानता देखी जा सकती है जैसे कि कुछ देशों में है।